जीके का सवाल देखिएगा। तो पहला सवाल है 2020 टोयोटा थाईलैंड ओपन में महिला एकल विजेता कौन रही है? तो महिला एकल विजेता रही है जो 2020 का टोयोटा थाईलैंड ओपन हुआ है, इसमें कैरोलिना मारिन रही है जो स्पेन की खिलाड़ी है। पुरुष एकल के विजेता रहे हैं विक्टर एक्सेल्सन। कौन? विक्टर एक्सेल्सन हुए हैं। ये 19 से 24 जनवरी 2021 को पाक क्रेट नॉर्थबुरी थाईलैंड में आयोजित हुआ है। बात करूं जो अभी सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट आज हो, तो ये जो आपके कप में महिला एकल का पूछा है तो कैरोलिना मारिन को दिया गया है, और बाकी जो पुरुष युगल का है ली यांग और वांगसी लिन को दिया गया है। ये थाईलैंड में आयोजित हुआ है। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल हो जाएगा। दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है जहां पर अप्सपा कानून को 6 माह और बढ़ा दिया गया है? तो अप्सपा कानून को 6 माह और बढ़ाया गया है दिसंबर 2020 में। पहले जुलाई में भी ये एक्सटेंड किया गया था, अभी दिसंबर में भी इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये नागालैंड में लागू है, अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी इन कानून के तहत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने या किसी को भी पूर्व वारंट के बिना गिरफ्तार करने का यहाँ पर अधिकार मिल गया है। इस कानून के तहत नागालैंड में ये सशस्त्र विशेष अधिकार कानून है, अप्सपा कानून है, कई दशकों से लागू है, जो 1958 का ये अधिनियम है। पहले 30 जून 2021 को 6 महीने के लिए एक्सटेंड हुआ था, अभी दिसंबर में भी दोबारा बढ़ा दिया गया है। हु वाज द ऑथर ऑफ किताब उल हिंद है? किताब उल हिंद के लेखक आप कहेंगे अल बरूनी है। इससे पहले एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि अल बरूनी की जो पुस्तक किताब उल हिंद है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो आप कहेंगे अरबी भाषा में लिखी गई है। किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी है। नेक्स्ट देखिएगा, कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 किसे दिया गया है? जैसे कि दोस्तों इससे प्रीवियस जो आपके एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, पद्म भूषण यानी पद्म अवार्ड से सवाल आए थे, साथ ही साथ नोबल अवार्ड से भी प्रत्येक से सवाल देखने को मिले थे। जितने भी पद्म अवार्ड हैं, भूषण, विभूषण, पद्मश्री हैं, किस क्षेत्र में दिए गए हैं, वो कहां से बिलोंग करते हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए माइंड में। तो सुदर्शन साहू को दिया गया है कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण। बाकी जो पद्म विभूषण 2021 में शिंजो आबे को दिया गया है जन सेवा के क्षेत्र में, जो जापान से है। एसपी बाला सुब्रमण्यम को दिया गया है मरणोपरांत, ये कला के क्षेत्र में दिया गया है। और बात करूं डॉक्टर बेले मोनपा हेगड़े की, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, चिकित्सा के क्षेत्र में स्पेशली पूछा जाता है। डॉक्टर बेले मोनपा हेगड़े को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र सिंह कपानी जो यूएसए से हैं, इन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। मौलाना वहीउद्दीन खान को अध्यात्म के क्षेत्र में, बीवी लाल को पुरातत्व, और सुदर्शन साहू जो ऑप्शन में दे रखा था कला के क्षेत्र में। बाकी एसपी बाल सुब्रमण्यम को दिया गया है कला के क्षेत्र में, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये था आपकी। पद्म भूषण 2021 की बात करें तो वो भी आपको पता होना चाहिए। चंद्रशेखर कंबारा को दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये कर्नाटक से हैं। नृपेंद्र मिश्र सिविल सर्विस उत्तर प्रदेश से दोस्तों, नृपेंद्र मिश्र है, चंद्रशेखर कंबारा है। रामविलास पासवान है, जनसेवा हो जाएगा। कृष्णन नायर, शांता कुमारी, ये हैं कला के क्षेत्र में, ठीक है। तरुण गोगोई को जनसेवा मरणोपरांत मिला है। केशु भाई पटेल है, तरुण गोगोई कहां से दोस्तों? असम से। केशु भाई पटेल है गुजरात के। इन दोनों को मरणोपरांत जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है पद्म भूषण। सुमित्रा महाजन को भी मिला है, साथ ही साथ तरलोचन सिंह है, कलबे सादिक है, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ है। एक बार आप पीडीपी देख लेना इसके, ताकि आपको पता चल जाए, यानी कंफ्यूज ना हो, याद हो जाए इजीली कि कौन सा अवार्ड है, किसको मिला है, कौन से क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? इजी सवाल है। एनर्जी है, ऊर्जा की इकाई हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक ईवी के अंतर्गत है कितने जूल होते हैं? जूल, अर्घ, ये सभी उष्मा की ही इकाई यानी ऊर्जा कार्य की इकाइयां हैं। तो अर्घ है 1.602 गुणा 10 की घात -12 अर्घ होता है एक ईवी में, और जूल में 1.602 गुणा 10 की पावर -19 जूल होता है एक ईवी में। मोरारजी देसाई के बाद में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आप कहेंगे चौधरी चरण सिंह बने थे, भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर हैं। चौथे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, इनके बाद बने चौधरी चरण सिंह जो 5वें प्रधानमंत्री बने हैं। इनका जो कार्यकाल रहा है चरण सिंह का, वो 1979 28 जुलाई से 14 जनवरी 1980 तक रहा है। बाकी इनसे पहले मोरारजी देसाई से पहले इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, और चरण सिंह के बाद में दोबारा इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री। आप देख सकते हो जितने भी अब तक प्रधानमंत्री बने हैं, कौन किसके पहले या बाद में बना है। एग्जाम में सवाल आए आने वाले सेट में, तो आपको फायदा होगा। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, उसके बाद एक्टिंग बने थे गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री सेकंड प्रधानमंत्री, उसके बाद एक्टिंग बन गए थे, फिर दोबारा गुलजारी लाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी बनी थी तीसरी प्रधानमंत्री, चौथे मोरारजी देसाई, 5वें
चरण सिंह हैं। दोबारा यहाँ पर इंदिरा गांधी बनी चरण सिंह के बाद में, और फिर बने थे राजीव गांधी। राजीव गांधी के बाद में 7वें कह सकते हो विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे। 8वें बने हैं चंद्रशेखर, ठीक है। 9वें बने हैं पीवी नरसिम्हा राव बने थे। 10वें अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट बने थे एचडी देवगौड़ा। और 12वें जो प्रधानमंत्री हैं ये बने थे इंद्र कुमार गुजराल बने थे। और फिर दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी आ गए थे यहाँ पर। और 13वें मनमोहन सिंह, अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला सवाल, दयानंद सरस्वती के बारे में गलत कथन कौन सा है? दयानंद सरस्वती हैं, इसके बारे में एक गलत स्टेटमेंट ऑप्शन के अकॉर्डिंग था कि ब्रह्मा समाज की स्थापना यानी संस्थापक थे, जो कि गलत है। आपको पता है ब्रह्मा समाज के जो फाउंडर थे वो राम मोहन राय थे, न कि दयानंद सरस्वती हैं। तो दयानंद सरस्वती ने किसके संस्थापक थे? तो वो थे आर्य समाज के संस्थापक हैं। महर्षि दयानंद ने 10 अप्रैल 1875 को गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने। और बाकी राजा राममोहन राय हैं, ये आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। वेदों की ओर लौटो हैं, ये भी इनका प्रमुख नारा है महर्षि दयानंद सरस्वती का, जो ऑप्शन में आपको मिला होगा। मूल नाम इनका मूल शंकर तिवारी है। मूल नाम 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में जन्म हुआ। मृत्यु अजमेर राजस्थान में हुई थी। इनके गुरु का नाम है विरजानंद दंडिस, इनके गुरु का नाम है। इन्होंने 1876 में भारतीयों के लिए भारत के रूप में स्वराज का आह्वान किया था सबसे पहले। ये तो था आपके दयानंद सरस्वती के बारे में। हो सकता है आने वाले सेट में स्वामी विवेकानंद का पूछ लें। तो विवेकानंद जी का जो मूल नाम है, वास्तविक नाम है, वो नरेंद्रनाथ दत्त था। इन्होंने अमेरिका में स्थित शिकागो में, आपको पता ही होगा, 1893 में विश्व धर्म सभा जो महासभा थी उसमें भारत की ओर से सनातन धर्म का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व किया था, भाषण दिया था। उन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना है और वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य भी थे। उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों की हुई थी, जो प्रसिद्ध भाषण था। जन्म इनका हुआ था कलकत्ता में, याद रखिएगा, कलकत्ता में जन्म हुआ है स्वामी विवेकानंद का। मृत्यु हुई है इनकी बेलूर मठ, बंगाल रियासत, ब्रिटिश राज में। और आप जो इनका एक प्रमुख रचना है, पुस्तक है, वो है राजयोग हो जाएगी। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया था आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है सितंबर से दिसंबर 1931 से लंदन में हुए थे तीनों ही। दूसरा गोलमेज सम्मेलन याद रखना आपको 1931 में हुआ है, सितंबर से दिसंबर के मध्य। इसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद गांधी जी ने शून्य अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ और किसने भाग लिया है? तो सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था गांधी जी के साथ में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट ने खुद के खर्च पर भाग लिया था। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, द्वितीय में लिया था। और आपको पूछ ले किन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और पूछ ले कि तीनों सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ये तो था आपके सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये आपके 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक ये भी लंदन में आयोजित हुआ था। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया एक तरीके से, दूसरा हो गया 1931 में। और फिर बात करूं मैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की, तो ये हुआ था 1932 में, 30, 31, 32 तीनों ही। तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन है। कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया है, द्वितीय में ही भाग लिया है। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने यानी भाग नहीं लिया था। नेफ्रॉन किस अंग की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है? तो किडनी की आपको पूछ लें, गुर्दे की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो आप कहेंगे नेफ्रॉन है। एक्चुअली में उल्टा ही था कि किडनी की बुनियादी या फिर कार्यात्मक इकाई आप कहेंगे नेफ्रॉन हो जाएगा। अगला सवाल, 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है, ये किसे दिया गया है? राजकमल झा को 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है, ये राजकमल झा को दिया गया है। उनकी रचना द सिटी एंड द सी के लिए एनटीपीसी में भी सवाल आया था, रिपीट हुआ है। यदि आपको एनटीपीसी के टॉपिक वाइज पीडीएफ फाइल चाहिए तो toptrainingGK.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो। 2019 में जो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 20 का पूछा था तो राजकमल झा हो जाएगा। 19 में रानादास गुप्ता को दिया गया था उनकी रचना फॉर सोलो के लिए। और प्रथम पुरस्कार शुरुआत 2018 में हुई थी, ये तीसरा है। तो प्रथम 2018 में कबीर को दिया गया था, जो उनकी पोइट्री है 100 पोइम्स ऑफ कबीर। पानी को उष्मा देने पर गर्म जल के अणु हैं वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं और ठंडे जल के अणु नीचे की ओर आ जाते हैं। ये उष्मा की कौन सी घटना है? तो पानी को आप उष्मा देंगे, उस केस में होगा क्या कि जो पानी का नीचे घनत्व है वो कम हो जाएगा, ऊपर घनत्व ज्यादा है, क्योंकि नीचे सबसे पहले ताप मिल रहा है। तो ऊपर घनत्व ज्यादा है, नीचे कम है, तो धीरे धीरे ऊपर
शुगर के अणु ज्यादा घनत्व वाले कम की ओर नीचे की ओर आएंगे और ये गर्म होकर ऊपर चले जाएंगे। तो ये सेहवन का उदाहरण हो जाएगा। कॉन्वेक्शन का आपको पूछा है, सेहवन है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950, याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अभी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को भंग आपको पूछ रहे हैं, यहाँ पर खत्म समाप्त कर किया गया है। तो 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना फिर 1 जनवरी 2015 को हुई है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। पूछ रहे कि फर्स्ट डिप्टी चेयरपर्सन कौन है? प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के कौन रहे थे? गुलजारी लाल नंदा रहे थे। अंतिम डिप्टी चेयरपर्सन रहे थे मोन्टेंग सिंह अहुल्या रहे थे। ये सभी योजना आयोग के हैं। नीति आयोग की बात करूं, एग्जाम में पूछा जाता है, नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। और फर्स्ट चेयरमैन है नीति आयोग के 2015 में हुई। तो जो प्रधानमंत्री रहते हैं वही अध्यक्ष रहते हैं आयोग के। नीति आयोग योजना आयोग तो नरेंद्र मोदी रहे हैं। अरविंद पनगरिया हैं, ये फर्स्ट वाइस चेयरमैन रहे हैं नीति आयोग के। फर्स्ट डिप्टी चेयरपर्सन है प्लानिंग कमीशन के, ये गुलजारी लाल नंदा हो गए, बता दिया मैंने। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार और सीईओ है अमिताभ कांत। अगला सवाल, संवेग की विमा निम्न में से किसके समतुल्य है? संवेग की विमा है वो दोस्तों इंपल्स के समतुल्य हो जाएगी, आवेग की हो जाएगी मोमेंटम, यानी सहती द्रव्यमान गुणा वेग संवेग है वो आवेग के ही इक्वल उसकी विमा रहती है। देश में इंटरनेट सेवाओं के प्रसार एवं नेटवर्क की स्पीड बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो देश के अंतर्गत भारत में इंटरनेट सेवाओं के प्रसार एवं नेटवर्क की स्पीड बढ़ाने के लिए पीएम वाणी योजना को शुरू किया गया है। कौन सी योजना? पीएम वाणी योजना है। पीएम वाणी का मतलब क्या हो गया? वाणी यानी वाईफाई एसेज नेटवर्क इंटरफेस है। ये वाणी की फुल फॉर्म कह सकते हो, जो दूरसंचार विभाग के द्वारा सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। इसकी योजना के तहत ये इंटरनेट सेवाओं का प्रसार किया जाएगा। कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआर की संस्थापक सदस्य था? तो संस्थापक सदस्य में से आपको ऑप्शन था राम प्रसाद बिस्मिल है, वो कह सकते हो को फाउंडर। तो सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की है। ये दोस्तों स्थापना की गई थी 1924 में। अब देखिए इनके बाद ये एक और नया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया है, यानी HSRA कर दिया गया था 1928 में। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? तो 1926 में भगत सिंह ने की थी। अगला सवाल, AB डिविलियर्स किस IPL टीम से खेलते हैं? सभी को पता होगा RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलते हैं AB डिविलियर्स, जो कि दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट खिलाड़ी हैं। पूछ ले कि डेविड वार्नर किस टीम से? जो भी विदेशी खिलाड़ी जरूर देख लेना। बेन स्टोक्स हैं, राजस्थान रॉयल से खेलते हैं, इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, गुरुद्वारा पातालपुरी किस नदी के किनारे बनाया हुआ है? तो गुरुद्वारा पातालपुरी की बात करें तो ये सतलुज नदी के तट पर बनाया हुआ है पंजाब में। ये गुरुद्वारा रूपनगर जिले के किरतपुर में स्थित है। सतलुज नदी के तट पर है गुरुद्वारा पातालपुर है। इससे मिलता जुलता नाम है गुरुद्वारा पांवटा साहिब है। पहले स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, ये बताया था, बाद में कंफर्म करके कि पातालपुरी का ही पूछा गया था। गुरुद्वारा पांवटा साहिब है, ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में है। ये यमुना नदी के किनारे स्थित है गुरुद्वारा पांवटा साहिब है। और अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है, बाघमारा पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बाघमारा पिक्चर प्लांट जो अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, वो मेघालय में। किस राज्य में? तो मेघालय हो जाएगा। यूनियन बजट 2021-22 में कितने वायरोलॉजी संस्थान हैं, इसको खोलने की घोषणा की गई है। तो यूनियन बजट जो 2021-22 में जारी हुआ है, तो इसमें जो वायरोलॉजी संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी खोलने की घोषणा हुई है, वो 4 संस्थान को खोलने की घोषणा हुई है। इसी बजट में 9 बायोसेफ्टी लैब और 100 सैनिक स्कूल स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। मुद्रा स्थानांतरण मेथड जो RTGS है, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, इसके अंतर्गत जो एक UTR रेफरेंस नंबर मिलता है, यूनिक रेफरेंस नंबर रहता है, UTR यानी यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है, जिनकी सहायता से आपको बाद में प्रॉब्लम होती है, कोई शिकायत करनी है, तो आप ट्रेस कर सकते हो आपका अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं नहीं हुए हैं। तो RTGS करते हो या फिर आप NEFT करते हो, दोनों ही के केस में आपको UTR नंबर मिलते हैं जो मनी ट्रांसफर करते हो। तो 22 नंबर डिजिट का
ये यूटीआर नंबर जो आपको पूछा कितने डिजिट का रहता है यूटीआर नंबर, आरटीजीएस के केस में ये 22 डिजिट का है। यदि आपको पूछ ले एनईएफटी आप करते हो उस केस में 16 अंक को आपको यूटीआर नंबर मिलने वाला है। और इसमें भी एनईएफटी में जैसे 16 अंक है तो फर्स्ट 4 डिजिट है वो बैंक को बताएंगे, नेक्स्ट 1 डिजिट है क्या सर्वर है, उसके बाद 2 डिजिट है कौन से ईयर है, कौन से जूलियन वर्ष में, ये सभी आपको रेफरेंस नंबर में देखने को मिलता है। आरटीजीएस में इससे पहले एग्जाम एक सवाल पूछा गया था ग्रुप डी में, इस प्रकार याद आ रहा है 2018 में उस समय, कि टोटल कितने लाख से अधिक का ट्रांसफर यहाँ पर कर सकते हैं। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में मिनिमम आपको 2 लाख ट्रांसफर करने हैं, यानी 2 लाख से अधिक ट्रांसफर करने के लिए आप आरटीजीएस कर सकते हो। एनईएफटी में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये एनईएफटी में टोटल 16 डिजिट का यूटीआर नंबर रहता है। अगला सवाल देखिएगा, नुब्रा वैली कहां पर है? तो नुब्रा वैली है दोस्तों लद्दाख में, लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है नुब्रा वैली, याद रखिएगा लद्दाख में। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद है तो वेटेनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा। ये भी जनवरी का, तो करंट अफेयर्स है दिसंबर जनवरी के पूछे गए हैं। उमेश चंद्र शर्मा है जो कि बने हैं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष हैं, और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना 1984 में की गई थी। ये कृषि मंत्रालय के तहत नई दिल्ली में स्थापित है। कौन सा शहर पश्चिमी तट पर है? सूरत ऑप्शन में था, और क्या एग्जैक्ट ऑप्शन थे आप बताना कमेंट करके। खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं, इसका पूछा गया है, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला। जिन भी कैंडिडेट को पता है कि एग्जैक्ट इससे खेलो इंडिया विंटर गेम्स से क्या सवाल था, किस ईयर का था, वैसे बात करूं जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला एडिशन है मार्च 2020 में हुआ था, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था, जिसमें फर्स्ट रैंक रही है प्रथम संस्करण की वो जम्मू कश्मीर के लिए, सेकंड इंडियन आर्मी की और थर्ड उत्तराखंड की रही है। 2021 में भी लद्दाख और गुलमर्ग में हुआ है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार है, ये आपकी विंटर गेम है, यूथ गेम्स अलग है, ये नई दिल्ली में हुआ था, जो फर्स्ट रैंक हरियाणा की रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 है गुवाहाटी असम में, और अब की बार 2022 में नेक्स्ट हरियाणा में होने वाला है, 2019 में पुणे में हुए थे। और फिर अंतिम सवाल, अपराध की जांच के लिए वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुप्रयोग से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो यहाँ पर न्यायालयिक विज्ञान है, फॉरेंसिक साइंस का पूछा गया है, यानी जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के विज्ञान का उपयोग किया जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया की सहायता करने वाले प्रश्नों का उत्तर देने वाला एक तरीके से ये विज्ञान हो जाता है। तो टोटल यहाँ पर 25 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। जिस भी सवाल में आपको डाउट है कि ये सवाल इस टाइप से पूछा गया है वो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ताकि जो ऑल शिफ्ट के बाद आपको पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिलती है उसमें संशोधन करके वहां पर अपडेट दे दूंगा। आपकी सेकंड शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं, ये वो शिफ्ट है जो कंडक्ट हुई है 12 से 1 बजे के बीच में, और लास्ट में जो थर्ड शिफ्ट रहती है वो 3 से 4 बजे वाली है। वो आपको वीडियो मिल जाता है नाइट को 8 या 9 बजे के आसपास। करजन वायली को किसने मारा था? करजन वायली हैं, इनको मदन लाल ढींगरा ने मारा था। मदन लाल ढींगरा करेक्ट हो जाएगा, करजन वायली का वध किया था मदन लाल ढींगरा ने। 1 जुलाई 1909 की शाम को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिकोत्सव में भाग लेने के लिए भारी संख्या में भारतीय और अंग्रेज इकट्ठे हुए थे। इसमें जो भारत के सचिव यानी राजनीतिक सलाहकार सर विलियम हट करजन वायली इनका नाम है, वो अपनी पत्नी के साथ में हॉल में घुसे थे और ढींगरा ने उनके चेहरे पर 5 गोले मारकर उनकी हत्या कर दी है। तो करजन वायली को मारने का जो श्रेय जाता है मदन लाल ढींगरा को जाता है। अगला सवाल देखिएगा, भारत में बाफ्टा सफलता पहल के राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द एम्बेसडर ऑफ द बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव इन इंडिया? करेक्ट आंसर AR रहमान को चुना गया है। नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स है। जितने भी करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए हैं आपके CGL में 2021 में, वो ज्यादातर आपके फरवरी 2021 से पहले तक के हैं, और उसमें भी आपके लास्ट में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये है मध्य प्रदेश का जो सवाल है कि फरवरी 2021 को किस राज्य में निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु सांस अभियान शुरू किया है? तो सांस अभियान की फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु जो सांस नामक अभियान की शुरुआत की है, ये मध्य प्रदेश राज्य ने की है। इस अभियान प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने हेतु ये संचालित किया जा रहा है, सांस अभियान मध्य प्रदेश में। SBI कार्ड के MD और CEO कौन है? तो SBI कार्ड के आपको पूछा है तो ये हो जाएंगे राम मोहन राव आमरा हैं। ये SBI कार्ड अक्टूबर 1998 में भारतीय स्टेट बैंक और GE कैपिटल के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? SBI जो कार्ड है जिसको लॉन्च हुआ था 1998 में, हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव हरियाणा में है। वर्तमान में SBI कार्ड के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर मिहिर नारायण प्रसाद मिश्रा हैं। बात करूं मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है वो दिनेश कुमार खारा है। SBI की स्थापना काफी बार एग्जाम आता है, 1 जुलाई 1955 को ही है। SBI का पहले क्या नाम था ये भी एग्जाम पूछा जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1955 में इसका नाम SBI रखा गया है। द बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे मर्ज होकर इंपीरियल बैंक
ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी 1921 में, और 1955 में इसका नाम चेंज करके ये एसबीआई कर दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन हैं, और जो लक्ष्य सेन है इन्होंने एशिया टीम चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, टीम चैंपियनशिप में 2020 के जो मनीला में हुआ था। टूथपेस्ट में क्या नहीं होता है? ये ऑप्शन थे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलेना और चूना पत्थर है। तो इनमें से गैलेना नहीं होता है, बाकी टूथपेस्ट में ये सभी ऑप्शन होते हैं। गैलेना क्या होता है? लेड सल्फाइड होता है, पीबीएस होता है, तो ये नहीं होता है। टूथपेस्ट में आमतौर पर क्या होता है? तो आपको देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जो ऑप्शन में दे रखा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड था। साथ ही साथ यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है, इसका फॉर्मूला ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, चूना पत्थर का फॉर्मूला। सिलिका भी इसमें होता है, और साथ ही साथ हाइड्रोक्सीपाइटाइट भी इसमें शामिल है टूथपेस्ट में। चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। दाब का सूत्र क्या है, ये आपको पूछा गया है। तो दाब का सूत्र हो जाएगा, दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल है, जिसमें आपको ये थ्रस्ट दे रखा था, नीचे यही पूछा था, यहाँ पर आ जाएगा एरिया यानी क्षेत्रफल आ जाएगा। एक सवाल पूछा गया, गोपुरम में सज्जित मंदिर कौन सा है? तो इस टाइप से ये सज्जित मंदिर होता है गोपुरम, जो एक स्थापत्य कला बोल सकते हो। तो तमिलनाडु राज्य के श्रीरंगम में जो रंगनाथ स्वामी का मंदिर है, ये गोपुरम दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा गोपुरम है। गोपुरम युक्त जो मंदिर है आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा श्री अंदर मंदिर है, ये गोपुरम तमिलनाडु में दूसरा सबसे ऊंचा टॉवरिया मंदिर है। फिर बात करूं यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी में, उसमें भी गोपुरम ये कला है। और एंकबरेश्वर मंदिर कांची में, ये भी गोपुरम युक्त है। और ये सभी आप देख सकते हो, तिरुमला में है, मदुरई में है, चेनाकेशव में ये मंदिर है, अनावरम में, सभी गोपुरम युक्त मंदिर है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया, आरबीएल लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पर है? तो आरबीएल बैंक है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर ऑफिस है वो मुंबई में है। आरबीएल के वर्तमान में एमडी और सीईओ है वो है विश्ववीर आहूजा। अगला सवाल, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है? होम्योपैथी चिकित्सा के जनक है दोस्तों सैमुअल हैनीमैन है। कौन है? सैमुअल हैनीमैन है, जो जर्मनी से हैं। इन्हें होम्योपैथी के फाउंडर या फिर होम्यो चिकित्सा के जनक माना जाता है, फादर माना जाता है। भारत की बात करूं तो महेंद्र लाल सरकार पहले भारतीय थे जो होम्योपैथी चिकित्सक बने थे। अगला सवाल देखिएगा, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस राज्य में है? तो रोवा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, रोवा नामक, त्रिपुरा में, याद रखिएगा, रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य है त्रिपुरा में। मैसूर पर किस राजवंश का कब्जा था? तो वादियार राजवंश है, वो मैसूर राज्य में शासन किया है। वादियार राजवंश है, जिसकी स्थापना है 1399 में हुई थी। तो एक तो इन्होंने 1399 से लेकर 1761 तक किया, दोबारा इन्होंने 1799 से लेकर 1947 तक मैसूर राज्य के शासक थे। इनमें से प्रथम शासक हैं वो हैं दोस्तों यदुराय वादियार हैं, 1399 से 1423 तक शासनकाल इनका रहा है। इससे पहले सेम सवाल एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है कि कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा? तो वाडियार राजवंश का ही शासन रहा है, जो कर्नाटक का मैसूर महल में भी। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश में शहतूत महंत बनाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए? एज इट इज सेम एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। तो एनटीपीसी के लिए आपको सवाल डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फाइल के रूप में, जिसमें सारे करंट अफेयर शामिल हैं, कंप्यूटर के सवाल शामिल है, साइंस के शामिल है, और 46 इंपोर्टेंट टॉपिक जो रिपीट हुए थे सवाल, वो पीडीएफ फाइल आपको toptrendinggk.in वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो ये शहतूत महंत हैं, ये जो कि अफगानिस्तान में है। तो फरवरी 2021 में भारत ने किस देश में शहतूत बांध बनाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो अफगानिस्तान में ये हस्ताक्षर किए गए हैं। अफगान राजधानी में पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए काबुल में शहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। पट्टचित्र जो चित्रकला शैली है वो किस भगवान को समर्पित है? ठीक है, भगवान की बात करें तो आपको श्री कृष्ण भगवान का ऑप्शन मिला होगा, कृष्ण का नहीं मिला तो कृष्ण भगवान है, विष्णु के ही अवतार है, तो विष्णु भगवान ऑप्शन होगा। तो इनमें से जो भी होगा, बाकी जो कृष्ण लीला जगन्नाथ का भगवान है, जगन्नाथ ये भी कृष्ण ही कह सकते हो, जगन्नाथ का भगवान कृष्ण के रूप में सभी आपको पट्टचित्र चित्रकला शैली में देखने को मिलती है। पट्टचित्र एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार कि किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो ये ओडिशा राज्य की है। पट का अर्थ होता है कपड़ा, ठीक है। और बाकी बात करूं मैं, मधुबनी चित्रकला है, ये आपके बिहार की है, मिथिला पेंटिंग। पट्टचित्र ओडिशा है, पिथौरा गुजरात की है। और कमलकारी एग्जाम आता है आंध्र प्रदेश, वर्ली महाराष्ट्र में है, प्रीवियस एग्जाम पूछा हुआ, वर्ली महाराष्ट्र याद रखिएगा। थाका चित्रकला है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और नेपाल और तिब्बत की ये चित्रकला है। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद की अन्य रचनाओं में या फिर उपन्यास में सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, निर्मला, गबन है, गबन क्रम भूमि से काफी बार आता है, गोदान से भी आता है। तो इनकी सभी रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंशी प्रेमचंद की सेवा सदन याद रखिएगा, गोदान, क्रम भूमि, गबन, निर्मला, रंगभूमि और प्रेमाश्रम। अगला सवाल देखिएगा, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? 1526 में। इनका जो शासन काल रहा है बाबर का वो 1526 से 1530
1930 तक रहा है। अंतिम मुगल शासक थे वो थे बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय कह सकते हो आप उनको। तो अंतिम मुगल शासक ये था। अंग्रेजों के द्वारा रंगून में इन्हें बंदी बनाया गया था फाइनली, और बर्मा में अंग्रेजों की कैद में 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की मौत हो गई थी। एग्जाम में ये सवाल आता है कि अंतिम शासक है कहाँ पर कैद किए गए थे जिनकी वहां पर मौत हो गई थी, रंगून में कैद हुए थे। तो ये आप देख सकते हो काफी बार इनका कालक्रम पूछा जाता है मुगल वंश का। तो बाबर है, उसके बाद हुमायूं है, इनका शासनकाल 1526 से 1530 है, हुमायूं 1530 से 1556 है। उसके बाद अकबर का रहा है 1556 से 1606 है, फिर 1605 से 1627 है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय लास्ट में। नेक्स्ट में देखिएगा कौन सा आर्टिकल उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद का जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 63 है। बाकी राष्ट्रपति से काफी बार एग्जाम में सवाल आता है। राष्ट्रपति पद अनुच्छेद आर्टिकल 52 में है, उपराष्ट्रपति याद रखिएगा 63 में है। अभी दोस्तों अभी जो SSC CHSL का एग्जाम हुआ है उसमें भी राष्ट्रपति के आर्टिकल से सवाल पूछा गया है, जिसमें आपके शायद ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से सवाल था आर्टिकल 56 से। बाकी राष्ट्रपति शपथ है वो आर्टिकल 60 में, निर्वाचन आर्टिकल 54 है, और उनका पद है आर्टिकल 52 में। ये सभी राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं। और फिर मैं बात करूं राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने के केस में उनके विरुद्ध यानी उनको पद से हटाने के लिए जो महाभियोग चलाया जाता है उसका वर्णन आर्टिकल 61 में मिलता है। काफी बार वेरी इंपोर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग है। और राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति रहती है आर्टिकल 72 में वर्णित है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में राज्यपाल की ये शक्ति प्राप्त है। स्वाधीनता संग्राम सेनानी वीर सुरेंद्र साय हैं, वो किस राज्य से संबंधित है? वीर सुरेंद्र साय हैं जो एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं। तो ये दोस्तों ओडिशा राज्य जो पूर्व बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था उनके ये प्रमुख संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। भूकंप के कारण उत्पन्न तरंगों को क्या कहते हैं? ये जी सवाल था। तो ये हो जाएगा आपके सेस्मिक वेव है जो भूकंप के कारण उत्पन्न होती है तरंगे। देखिए एनटीपीसी में एक जो भूकंप तरंगों से सवाल पूछा गया है कि अनुप्रस्थ भूकंपीय तरंगे कौन सी होती है? एस वेव, पी वेव, इस प्रकार ऑप्शन थे। तो अनुप्रस्थ जो भूकंपीय तरंग रहती है वो दोस्तों एस वेव है, जो सेकेंडरी वेव है वो अनुप्रस्थ है। ठीक है, अनुदैर्ध्य पूछ रहे तो ये प्राइमरी, पी वेव है ये अनुदैर्ध्य है, और एस वेव है याद रखिएगा अनुप्रस्थ है। एग्जाम में ये भी पूछे हुआ कौन सी सबसे तेज है, तो पी वेव है ये एस वेव से तेज रहती है भूकंपीय तरंग में। दिसंबर 2020 में मिजोरम ने किस रोग के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए लव ब्रिगेड नामक योजना शुरू की है? ज्यादातर सवाल मैक्सिमम आपको प्रत्येक सेट में दिसंबर से तो 1-2 सवाल देखने को जरूर मिल रहे हैं। दिसंबर 2020 में मिजोरम ने सेम जो SSC CHSL एग्जाम में आपके आ रहे थे करंट अफेयर्स उसी मंथ के यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो जो योजना है नाम है लव ब्रिगेड, ये एड्स या फिर HIV के संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए मिजोरम सरकार ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि रुइया स्वर्ण कप है वो किस खेल से संबंधित है? रुइया स्वर्ण कप है ये ब्रिज एक कार्ड गेम रहता है, ठीक है, कार्ड वाला। इसमें प्रमुख रूप से कप में बसालत झा ट्रॉफी है, होलकर ट्रॉफी है, रुइया गोल्ड कप है, सिंघानिया ट्रॉफी है। ये सभी ब्रिज स्पोर्ट या फिर गेम कह सकते हो, बास्केटबॉल के। तो जितने भी स्पोर्ट की ट्रॉफियां हैं वो आप जरूर देख के जाना कौन सी खेल से कौन सा ट्रॉफी संबंधित है। अगला सवाल देखिएगा, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस एक्ट में किया गया है? केंद्र राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में है, जिसमें संघ, संवर्ती और प्रांतीय सूचियों में ये विभाजित किया गया है। किसे दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं दिसंबर 2020 में शशि शेखर वेम्पति को। किने? शशि शेखर वेम्पति को बनाया गया है। और अध्यक्ष कौन है ABU के, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के? वो है इब्राहिम एरेन है। इसकी स्थापना है यूनियन के 1964 में हुई है। मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय मुद्रा के सिक्के बनाने की प्रक्रिया है उसे मिंटिंग बोला जाता है। और जो ये टकसाल रहती है जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं तो टकसालों में ढाले जाते हैं वो 4 है प्रमुख रूप से, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा में। आयुष्मान भारत योजना के नए CEO के रूप में 1 फरवरी 2021 को किसे नियुक्त किया गया है? तो बजट आपका बनता है, बजट हो गया। साथ ही साथ जो फरवरी में भी शुरुआत के फरवरी के सवाल पूछे गए हैं तो 1 फरवरी 2021 को आयुष्मान भारत योजना के जो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो RS शर्मा को किया गया है। किन्हें? RS शर्मा को किया गया है। इनसे पहले इंदु भूषण थे, उनका स्थान लिया है RS शर्मा ने। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सवालों में से आपको कोई डाउट लगता है, मतलब आज आपका एग्जाम था कि इस सवाल में संशोधन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसको मैं PDF फाइल में एडिट कर दूंगा। मैं मिलता हूं आपको थर्ड शिफ्ट के वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।